नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित नवजीवन क्लासेज में दिल के अटल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यता, और राजस्थान की सभ्यता में हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली है। अब जो पढ़ेंगे वो है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता आप सभी को विदित है कि दोस्तों आहट सभ्यता कहाँ पे है। आहट सभ्यता दोस्तों है उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में अपनी आहट सभ्यता है। तो आहट सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों आहट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो उस नदी का नाम है आइड नदी। क्या नाम है? आइड नदी। इसे क्या नाम है? आइड नदी के किनारे ये विकसित हुई। बेड़च बनास सहायक, यानी यह मान लीजिए दो नदियां आ रही है। एक नदी का नाम है बेड़च और एक नदी का नाम है बनास। ये जहां पर मिल रही है दोनों नदियां, एक मिलकर आगे एक बनकर जा रही है, तो ये यहाँ पर क्या है? आहट सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे है? आइड नदी के किनारे। बेड़च बनास सहायक, आइड नदी इनका दोनों का मिक्स नेम हो गया, और बेड़च और बनास की सहायक जहां पर ये दोनों मिलती है वहां पर आहट सभ्यता विकसित हुई। दूसरी बात करें भाई, ये ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर क्या मिले हैं? ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? आइड सभ्यता से, आहट सभ्यता से। और लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। दोनों प्रकार के यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात करेंगे हम इनके अन्य नामों की। इसे आहट को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है ताम्रवती नगरी। किसे? आहट को। और क्या कहा जाता है? अघाटपुर। अघाटपुर दोस्तों क्यों कहा जाता है? वहां पर दुर्ग मिले हैं, इस कारण अघाटपुर कहा जाता है आहट को। और अघाट दुर्ग भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो इनके तीन अन्य नामों से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, अघाटपुर दुर्ग मिलने पर अघाट दुर्ग। सिर्फ आहट की बात कर रहा हूँ, उदयपुर में स्थित है। उपनामों की बात करें तो आप देख सकते हो, इसे कहते हैं बनास संस्कृति। क्यों? ये बनास नदी है। आहट संस्कृति, आहट नदी आइड नदी के किनारे, इस कारण। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, एक इतिहासकार हुए अपने धीरज लाल सांकलिया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो ये आहट सभ्यता है ना, वो है कि मर्तकों की टिल्ली की सभ्यता। आहट सभ्यता को इतिहासकार धीरज लाल सांकलिया क्या उपाधि देते हैं? मर्तकों के टिल्लों की ये सभ्यता है। दूसरी कहते हैं यह फिर ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता है। अब हम बात करेंगे इस सभ्यता के उत्खननकर्ता की। एक दो उत्खननकर्ता नहीं है, क्योंकि इनकी जो खुदाई हुई है दो तीन चार स्तर के अंतर्गत हुई। जैसे एक खुदाई होगी वो लोग चले गए, दूसरे लोग आए वो दूसरी खुदाई की, इस प्रकार। उत्खननकर्ता की बात करें तो जो पहला हमें व्यक्ति का नाम मिलता है उसका नाम है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने 1953 में उत्खनन करने का श्रेय जाता है इसको, कि भाई 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने आहट सभ्यता का उत्खनन का श्रेय उसे दिया जाता है। 2 नंबर की बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल अपने आ जाते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल कहते हैं इन्होंने 1954 ईस्वी में जो आहट सभ्यता में धूलकोट किला है, धूलकोट किले की खुदाई किसने की? 1954 में। आता तो आहट में ही है, लेकिन जो टिल्ला है उनकी खुदाई की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। 3 नंबर की बात करें तो VN मिश्रा, धीरज लाल सांकलिया, दोनों मिक्स 1961-62 2-3 सालों के अंतर्गत उत्खनन किया था। दोनों ने आहट सभ्यता का क्या किया? उत्खनन। पहले 1953 में किया पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने, 1954 में किया रतन चंद्र अग्रवाल ने, और VN मिश्रा, धीरज लाल सांकलिया ने कहा क्या किया? 1961 से लेकर 1962 2 सालों में उत्खनन कार्य करवाया। 4 नंबर जिस हमें उत्खननकर्ता की बात मिलती है वो अपना आ जाता है विजय कुमार और डॉक्टर PC चक्रवर्ती। विजय कुमार और डॉक्टर PC चक्रवर्ती, इन्होंने, ये कौन थे? राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित थे। जब आहट सभ्यता खुदाई हो रही थी उस समय ये 2 व्यक्ति थे, एक तो विजय कुमार और डॉक्टर PC चक्रवर्ती। ये दोनों राजस्थान सरकार से क्या था? यहाँ पर उपस्थित थे। यह बात हो गई। अब हम बात करेंगे भाई इनकी विशेषताओं की। जैसे कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या उनमें है, किस प्रकार की वो सभ्यता है। तो इनकी बात करें तो भाई जो इनकी खुदाई हुई है, खुदाई 3 स्तर से हुई है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 1 स्तर की खुदाई हो गई, 2 और 3, इस तरह खुदाई हुई है यहाँ आहट सभ्यता में। खुदाई में तीन स्तर से खुदाई हुई, पहली, दूसरी, तीसरी।
स्फेटिक, ये शब्द क्या है? स्फेटिक, पत्थरों की अधिकता। जो पहली मंजिल कह सकते हैं, जैसे पहली जो खुदाई हुई थी, कितने फुट हो सकती है, 100 फुट 200 फुट, उनमें क्या थी? पत्थरों की अधिकता थी। पहली खुदाई में क्या हुआ? बहुत सारे पत्थर थे। औजार उपकरण के लिए, औजार उपकरण बनाने के लिए पत्थरों की अधिकता कहाँ मिली जाती थी? जो दूसरी अपनी बात आती है, ताम्र व लोहे के उपकरण मिले जो दूसरे स्तर में पहुंचे, तो उस समय क्या मिले? ताम्र व लोहे के उपकरण मिले हैं। तीसरी बात करें तो मृत पात्र, मृत भांड जिसे हम कहते हैं, बर्तन कहते हैं, वो मिले हैं। मृतभांड के प्रमाण भी हमें मिले हैं। ठीक है, ये तो बात कर ली विशेषता 3 स्तर की बात। और क्या क्या मिला है उनकी बात करें तो जो मकान है, मकान की बात करें तो मकान कौन से थे? कच्चे ईंटों से निर्मित, और कुछ मकान हमें आयताकार भी वहां पे मिले हैं दोस्तों। 2 नंबर पॉइंट आता है कि भाई सामूहिक भोजन होता था उस समय, सामूहिक भोजन की व्यवस्था। ठीक है भाई, मान सकते हैं वहां पर लोग एक साथ में बैठकर, जैसे आज अवसर मोखरे में भोजन करते हैं, ब्याह शादी में भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस समय सामूहिक भोजन व्यवस्था। इनके प्रमाण भाई ऐसा तो है नहीं हमने खुदाई की, लोग वहां पर बैठे हैं, लो सीरो ले लो चावल ले लो दाल ले रोटे ले रहे कतला ले रसगुल्ला ले भुजी ले, वो सिस्टम नहीं था। उसमें क्या था देख लीजिए, सामूहिक भोजन व्यवस्था का हमें सबूत चाहिए, सबूत इतिहास सबूत को मानता है। तो दोस्तों सामूहिक भोजन व्यवस्था के अंतर्गत देखिए एक बात क्या आती है कि एक मकान से एक से अधिक चूल्हे मिले, इन वहां पर अनाज लगा सका दोस्तों। कह आहड़ सभ्यता के थी, सामूहिक भोजन बैठे व्यवस्था लोग बैठे करता, सागे रोटी खाता भी सकता। 2 नंबर की बात करा पा तो सामूहिक भोजन व्यवस्था में देखो थे, एक घर में 6 चूल्हा ला दिया भाई, एक घर है जकर भाई 6 चूल्हा किन के थे, 6 चूल्हा मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात आ गई। तीसरी बात करें कि चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान, चूल्हे के ऊपर जैसे इस प्रकार का यह चूल्हा बना हुआ है, इस प्रकार का यह चूल्हा बना हुआ है, यहां पर कहते हैं मानव की हथेली के निशान मिले यहां पे, किस पे? इस कारण कह सकते हैं सामूहिक भोजन व्यवस्था। एक यहां पर दोस्तों क्या मिला है? बिना हत्थे का जलपात्र, जैसे कि हाथ से कपड़ने वाली डंडी नहीं है जलपात्र के, लोटा तो नहीं कह सकते, जैसे कि जग कह सकते हैं, कोई छोटा वगैरह बर्तन भी कह सकते हैं। तो इससे वैज्ञानिक क्या अनुमान लगा रहे हैं बिना हत्थे के जलपात्र से? कहते हैं ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता से संबंध था, कि जैसे ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता खोजी गई, वहां पर ही बिना हत्थों का क्या मिला है? बिना हत्थों का जलपात्र मिला है। गोरे, 4 नंबर की बात करें, गोरे वे कोठे। भाई ये गोरे और कोठे क्या होते हैं? अनाज संग्रहण, जैसे कि एक बड़ा आज हॉल होता है, टंकी होती है, या फिर कह सकते हैं कोठी होती है जिसमें अनाज भरा जाता है, उसे कहते हैं पहले गोरे वे कोठी कहा जाता था उस समय। और 5 नंबर की बात करें तो 6 तांबे की यूनानी मुद्रा भी मिली है, इस प्रकार की 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली है। ठीक है, एक 6 नंबर की बात करें जो धूलकोट, खुदाई किसने की थी? धूलकोट की रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में। टिल्ले की खुदाई तो वहां टिल्ला देखिए, धूलकोट की खुदाई में मुद्रा मिली है, मुद्रा मिली, आगे अपोलो का नाम था, आगे तो अपोलो का नाम है और पीछे त्रिशूल की आकृति है, किनारे पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? एक इस प्रकार की यूनानी मुद्रा मिली है जिसमें ऊपर की साइड में अपोलो नाम है, और इस यहां कनौर पर क्या है? यूनानी लेख लिखा हुआ है, यूनानी लेख, और इसके पीछे की तरफ किसकी आकृति है? त्रिशूल की, त्रिशूल की आकृति है। इस प्रकार का एक क्या मिला है? सिक्का मिला है। तो दोस्तों यह बात हो गई। अब हम बात करेंगे इससे आगे और क्या मिला है खुदाई में, किस प्रकार से वो अपने जो मर्द शरीर का जो दाह संस्कार किस प्रकार से करते थे, और उद्योग किस प्रकार थे उनके, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनके बाद हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। तो दोस्तों आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब थोड़ी चीज़ और बची है, तो उनके बारे में भी आप ज्ञान ग्रहण कर लीजिए। कि आर्य सभ्यता उदयपुर में थी, हमने देखा। अब हम उनके बारे में वहाँ के क्या वस्तु निकली वो देख लिया था, उद्योग के बारे में थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो जो पॉइंट आता है वो क्या है, आप देखिए कि आहड़ वासियों का बड़ा तांबे का उद्योग था, कि बहुत बड़ा तांबे का उद्योग था।
तांबे गलाने की भट्टी भी वहां पर मिली, इस प्रकार की कोई तांबा गलाने की भट्टी मिली वहां से। ठीक है, यह बात आ गई उद्योगों में कि आहड़वासियों का तांबू का क्या था, कारखाना था। हमें प्रमाण क्या मिलता है, वहां से एक भट्टी मिली है तांबे के गलाने की भट्टी, इस कारण पहला प्रमाण यह है। दूसरा क्या है, एक बेल की मूर्ति, बेल यानी राजस्थानी भाषा में बोले तो गोदा की मूर्ति मिली है वहां से। क्या मिली, गोदा की मूर्ति, टेराकोटा पद्धति से निर्मित है, टेराकोटा। और पुरातत्ववेदा ने इसे बनासियल बुल की संज्ञा दी है कि बनास में इस प्रकार के क्या होते थे, बेल थे, बनासियल बुल की संज्ञा दी है कि यह बनास का क्या है, बेला है। कृषि से परिचित थे, जो आहड़ के लोग थे वो कृषि से परिचित थे, इनकी जो जानकारी है वो दी है इतिहासकार वे अपने गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि वो लोग कृषि से परिचित थे। वो कहते हैं कि वो फसल कौन कौन सी बातें थे, एक तो बातें थे ज्वार और चावल, ये दो फसल बातें थे। कौन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वो लोग आहड़ के लोग। ये गोपीनाथ शर्मा एक बात और कहते हैं कि आहड़वासी सिलाई व रंगाई व्यवसाय था, आहड़वासियों का सिलाई भी करते थे, रंगाई, दोनों काम, सिलाई रंगाई छपाई ये कार्य करते थे। एक वहां से मिली है चक्रकूप पद्धति, क्या होती है, पढ़ लीजिए आप, गड्ढे से पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति। कि जैसे एक गड्ढा है, एक राजस्थानी भाषा में बोले तो एक दलडा है, एक खड्डा है, इसमें से अगर पानी भर गया है तो उसमें हम उस पानी को बाहर कैसे निकालेंगे, ऐसे तो है नहीं कि पात्र को भर भर के बाहर डाल देते हैं, इस प्रकार से नहीं, वैज्ञानिक विज्ञान का उपयोग किया आदिवासियों ने। देखिए, गड्ढे से पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति। जैसे दोस्तों ये एक गड्ढा है, ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास जितना गड्ढा है, जैसे 10 फुट है, 20 फुट है, इस प्रकार जितने आप घड़े ले लीजिए। घड़ों में क्या किया, घड़े में रेत भर दी, इस सभी घड़ों में क्या है, रेत है, और इसमें पानी है। इस तरह ऊपर रखने से क्या होगा, ये जो रेत है, यहाँ घड़ों में जो रेत है वो इस पानी को क्या कर लेगी, सोख लेगी, और जो ये दलडा है, जो ये गड्ढा है, वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगी। तो ये क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है, किस चीज की, गड्ढों में से पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति यह है उस समय की आहड़वासियों की। क्यों भाई, उस समय बाढ़ बूढ़ आया करते थे, इस प्रकार ये काम करते थे। अब अंतिम संस्कार की बात करें, सबसे अंत की बात, अंतिम संस्कार। यहाँ के लोग शव को कपड़े और आभूषणों सहित दफनाते थे। यहाँ के लोग शव यानी लाश को कपड़ों और आभूषणों सहित क्या करते थे, दफनाते थे। जिनका सिर तो इस प्रकार, जैसे कि जिस प्रकार ये समाधि है, जिस प्रकार ये समाधि है। अब यह मान लीजिए उत्तर दिशा है, यह कौन सी है, दक्षिण दिशा है। सिर उत्तर दिशा में, सिर तो यहाँ रखेंगे और पैर क्या इधर रखेंगे, इस प्रकार वो दफनाते थे। तो हमारी आहड़ सभ्यता कंप्लीट हो गई है। अब आपको ये अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आगे हम इसी प्रकार न्यू वीडियो, अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मौज कीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। बस इसी तरह नवजून क्लासेस के साथ प्यार बनाते रहे, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। जय हिंद।